आप सबका कक्षा में स्वागत है। आज हम दूसरे पार्ट में इससे पहले मिश्रण के अलग अलग प्रकारों के बारे में और उसके गुणों के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें सबसे पहले एक विलयन के बारे में पढ़ा है, विलयन के गुणधर्म। उसके बाद में हमने पढ़ा था निलंबन और निलंबन के गुणधर्म क्या होते हैं, और उसके बाद में पढ़ा था कोलाइड और कोलाइड के गुणधर्म। उसके बाद में आज अपना बिंदु है कि भाई जैसे मिश्रण अपने पास में हो, मिश्रण है तो उसके घटकों में कैसे विभक्त करते हैं, यानी अलग अलग घटक कैसे करें उनके, मिश्रण के घटकों को अलग अलग करना अथवा पृथक पृथक करना। तो सबसे पहले प्रश्न ये आता है कि मिश्रण को उसके घटकों में क्यों अलग अलग किया जाता है। तो उसके पीछे कारण ये रहता है कि हम उसके प्रत्येक घटक के बारे में, उसके गुण, उसकी प्रकृति, उसकी उपयोगिता समझ पाए, उसके लिए मिश्रण को उसके घटकों में पृथक करना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो पहली बात क्या है कि भाई मिश्रण, आपको कभी पूछा जाए कि मिश्रण को पृथक क्यों करना आवश्यक है, तो हम उसके घटकों के बारे में, गुणों के बारे में व्यवस्थित रूप से जानकारी प्राप्त कर सके, उनकी उपयोगिता को जान सके, इन सारी बातों के लिए मिश्रण को घटकों में पृथक करना आवश्यक होता है। उसके बाद में जैसे मिश्रण अपन ने पढ़े थे, सामान्यतः मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी और एक होता है विषमांगी। समांगी का मतलब होता है जिसमें उनके जो घटक होते हैं वो पृथक पृथक अपने को दिखाई नहीं देते हैं, जबकि विषमांगी मिश्रण होता है उसके घटक पृथक पृथक अपने को दिखाई देते हैं। तो विषमांगी मिश्रण को तो हम पृथक करने के लिए सामान्य भौतिक विधियों का उपयोग करके उनको पृथक कर सकते हैं, लेकिन समांगी मिश्रण को पृथक करने के लिए हमको विशेष तकनीकी का उपयोग करना पड़ता है। तो आज हम सामान्य कुछ पृथक्करण की विधियों के बारे में देखेंगे। तो आज का अपना जो बिंदु है पृथक्करण की विधियां, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि रंग वाले घटक को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे अलग करते हैं। जैसे स्याही होती है तो स्याही में से उसके रंग वाले घटक को अलग कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक क्रियाकलाप है जो बताता हूं मैं आपको। एक पात्र लेना, इसके अंदर पानी भरना है, क्या भरना है, जल। इसके नीचे स्टैंड लगा के बर्नर जला देते हैं। इसके ऊपर एक वॉच गिलास रख दो, क्या रख दो, वॉच गिलास। इसके अंदर कुछ मात्रा में स्याही ले लो, क्या ले लो, स्याही। अब अपन इसको धीमे 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 गर्म करते हैं। आप देखोगे कुछ समय के बाद में पानी गर्म हो जाएगा, पानी की भाप वॉश ग्लास पर टच करेगी, फिर वॉश ग्लास भी गर्म हो जाएगा और इसके अंदर जो स्याही भरी है उसमें से जो जल वाष्प है, जल है, वो वाष्प के रूप में उड़ने लगेगा। जल वाष्प, एक कांच का पात्र, कांच का बीकर, ये स्याही और ये जल, बर्नर। तो देखिए, मतलब इसमें मैंने स्याही भरी थी, अपने को करना क्या है कि स्याही में से उसके रंग वाले घटक को पृथक करना है, यानी पानी की मात्रा को अलग करना है। तो उसके लिए हम ये एक उपकरण लगाया है, ऐसे लगाएंगे और स्याही में से धीरे धीरे पानी भाप बन करके उड़ता रहेगा। ये जब तक आप इसको बंद मत करना, जब तक ये उसमें से भाप निकलना बंद न हो जाए। उसके बाद में आप इसको बंद कर दो, फिर वॉश ग्लास को हटा करके आप देखोगे तो उसमें पानी की
मात्रा नहीं रहेगी, केवल रंग वाला घटक रहेगा। काले रंग की स्याही होगी तो काला रंग का मटेरियल दिखेगा, डाई दिखेगी, और नीले रंग का होगी तो नीले रंग की डाई दिखेगी। इस प्रकार हम स्याही में से जल की मात्रा को वाष्पीकरण की विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। इस विधि का नाम है वाष्पीकरण। क्या नाम है? वाष्पीकरण। ठीक है, कौन सी विधि है? वाष्पीकरण। उसके बाद में दूसरे नंबर पे आपके सामने एक दूसरा और सवाल, एक मिश्रण को हम और अलग करते हैं, दूसरी विधि है जिसे कि आपको कहा जाए कि दूध से क्रीम को पृथक करना कैसे करेंगे। तो उसके लिए दूध को क्रीम से पृथक करने के लिए मार्केट में मिलने वाले जैसे पॉलीबैग है, टॉड है, जो दूध के पैकेट मिलते हैं, उसमें वसा की भिन्न मात्राएं होती हैं। तो उसमें से क्रीम को पृथक करने के लिए हम एक उपकरण का उपयोग करते हैं जिसको अपकेंद्रीय यंत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? अपकेंद्रीय यंत्र। और इस विधि का नाम है, दूध में से क्रीम को पृथक करने के लिए अपकेंद्रण विधि का उपयोग करेंगे। कौन सी विधि का उपयोग करेंगे? अपकेंद्रण। इसका सिद्धांत यह है कि इसमें जैसे दूध के अंदर हम अपकेंद्रण करते हैं तो भारी कण होते हैं वो तो तली में बैठ जाते हैं, और हल्के कण होते हैं वो ऊपर की ओर आ जाते हैं, जिनको हम हाथों हस्त विधि के द्वारा अलग कर लेते हैं। आपने अपने आसपास में कई घरों में बिलोना होते हुए देखा होगा, तो उसमें से सांस में से मक्खन अलग करते हैं, उस विधि को ही हम अपकेंद्रण विधि कहते हैं। और इस विधि का उपयोग आपको पूछा जाए कि इस विधि का अनुप्रयोग क्या होता है, तो लेबोरेटरी होती है, उसमें रक्त की जांच होती है या यूरिन की जांच होती है, उस समय इस विधि का उपयोग करते हैं, अपकेंद्रण विधि। कौन सी विधि है? अपकेंद्रण विधि। आपको परीक्षा में भी पूछा जाता है कि दूध से क्रीम को पृथक करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करते हैं, तो आपको बताना है अपकेंद्रण विधि। या सामान्य आप अपने घरों में बिलोने को ध्यान में रखना कि भाई दूध में से वो मक्खन कैसे बाहर निकालते हैं। ठीक है, हाँ भैया। तो आपको जैसे दूध से क्रीम को पृथक करने के लिए जिस विधि का उपयोग करते हैं उसको अपकेंद्रण विधि बोलते हैं, और इसके अनुप्रयोग है रक्त व मूत्र जांच में। ठीक है, ये सवाल आपको पूछा जाएगा, तो आपको बताना है कि रक्त या मूत्र की जांच में कौन सी विधि का उपयोग होता है, तो अपकेंद्रण विधि। ठीक है, उसके बाद में हम आते हैं तीसरी विधि पे, दो अघुलनशील द्रव्यों के मिश्रण को पृथक कैसे करेंगे। यानी दो द्रव्य हैं और एक दूसरे के अंदर मिलाने के बाद में वो मिश्रण तो बन जाता है, लेकिन वो एक दूसरे में बिल्कुल मिलते नहीं है, दोनों की अलग अलग तह बनती है। ठीक है, तो उसको पृथक करने के लिए हम एक विधि का उपयोग करते हैं, निथारण विधि। उसको मैं आपको चित्र बना के बताता हूं क्रियाकलाप में, जो देखिए जैसे ये एक पात्र है, और इसके अंदर दो चीजें बनी हुई है। हाँ, तो जैसे आपको दो अघुलनशील द्रव्य जैसे पानी और केरोसिन, ये दोनों मिलाओगे तो आपको दोनों एक दूसरे में विलीन नहीं होते, घुलते नहीं हैं।
या कोई भी तेल हो सकता है, और ये है पानी। और ये है पात्र। यहां पे एक स्टॉप कॉक लगा दो। हाँ, नीचे एक पात्र रखते हैं अपन। अब ध्यान करेंगे इसमें, देखो ऐसे ये दोनों विलियन तो अलग अलग ही है। हल्का होता है वो ऊपर है, भारी होता है वो नीचे रहता है। तो तेल ऊपर रहेगा और पानी है वो नीचे बैठ जाएगा। अब अपने को इसको पृथक करने के लिए इस विधि को निथारण विधि बोलते हैं। इसमें मैं जैसे स्टॉप को खोलूंगा तो ये पानी की मात्रा पहले धीरे 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 इस पात्र में इकट्ठी हो जाएगी। जब अपने को लगे कि भाई पानी पानी पूरा आ चुका है पात्र में, उसके बाद में कॉक को बंद कर दो और फिर दूसरा पात्र लगा दो और उसमें तेल को ले लेते हैं। कॉक को वापस शुरू करेंगे तो तेल दूसरे पात्र में आ जाएगा। तो ये है दो अघुलनशील द्रव्यों के मिश्रण को पृथक करने की विधि और उसका नाम है निथारना। आप जैसे ये अपने घर पे एक और आपको क्रियाकलाप बताता हूं, कर सकते हो। जैसे हॉस्पिटल में बोतल चढ़ाने की बोतल आती है, उसको लेना और बोतल को ऊपर से काट लेना। इसके यहाँ पे एक नली लगी रहती है और यहाँ पे उसका एक वो लगा रहता है जो उसको चालू बंद करने का, कॉक यूं समझो। इसमें दोनों विलियन ले लो तो तेल तो ऊपर रह जाएगा, पानी नीचे रह जाएगा। फिर यहाँ से एक पात्र लगा करके आप इसमें पहले देखो, देखते रहना कि भाई जब तक ये पानी की मात्रा संपूर्ण ना आ जाए तब तक अपने को धीरे धीरे रखना है। फिर जैसे आपको लगे कि भाई अब तेल आने वाला है तो इसको आपको बंद कर दो और फिर दूसरा पात्र लगा करके उसमें तेल को इकट्ठा कर लेते हैं। तो इस विधि का नाम है निथारना विधि। ध्यान रखना, प्रश्न यूं आता है कि दो अघुलनशील द्रव्यों के मिश्रण को पृथक करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करते हैं, चित्र द्वारा समझाइए। तो आपको ये है चित्र प्रयोग जो आप कर सकते हो। उसके बाद में अगली विधि का नाम है, इससे पहले अपने ने शब्द पढ़ा था ऊर्ध्वपातन। क्या पढ़ा था? ऊर्ध्वपातन। मतलब कुछ पदार्थों का एक विशेष गुण होता है जिनको ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वो सीधे ही गैस में बदल जाते हैं और गैस को अगर ठंडा कर दिया जाए तो पुनः वो ठोस में बदल जाते हैं। मतलब उनकी द्रव्य अवस्था आती ही नहीं है। ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा पृथक करते हैं। तो अब अपने सामने एक सवाल है, अगला चौथा पॉइंट है कि नमक व अमोनियम क्लोराइड, जिसको नौशाद बोलते हैं, इसमें ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है अमोनियम क्लोराइड में। तो इसको पृथक करने के लिए हम जिस विधि का उपयोग करते हैं उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन विधि। क्योंकि अमोनियम क्लोराइड है वो उसमें ऊर्ध्वपातन का गुण होता है। ध्यान रखना, एक कपूर भी हो सकता है, नेपथलीन हो सकता है, तो ये सारी चीजें ऊर्ध्वपातन पदार्थ है। अब इसके लिए आपको एक क्रियाकलाप करना है जो देखेंगे। एक स्टैंड है, इसके नीचे बर्नर जलाना है। इसके ऊपर आपको एक चीनी मिट्टी की या कांच की प्लेट रखनी है। उसके ऊपर इसके अंदर आपको जैसे नमक और उसका मिश्रण डाल देना है, अमोनियम क्लोराइड का। नमक प्लस अमोनियम क्लोराइड, ये मिश्रण डाल दिया। ये बर्नर है, ये स्टैंड है। इसके अंदर आपको ध्यान रखना नमक और अमोनियम क्लोराइड मिला हुआ है। इसके ऊपर एक फ्लास्क लगा लेते हैं, क्या लगा लेते हैं, सॉरी टीप लगा लेते हैं।
अब जैसे ही मैं इस बर्तन को गर्म करूंगा तो ध्यान करना कि नमक तो गर्म करने के बावजूद भी कुछ नहीं होगा, लेकिन अमोनियम क्लोराइड के अंदर ऊर्ध्वपातन गुण है, इसकी द्रव्य अवस्था नहीं आएगी, मतलब इसको गर्म करते ही सीधे गैस में बदल जाएगा। गैस में बदल के अपन यहाँ पे एक रुई लगा देते हैं ताकि इसमें से वो गैस बाहर नहीं निकल पाए। रुई, इसको कीप बोलते हैं। तो ये गैस इस पात्र के इस दीवार के यहाँ पे आकर के इकट्ठी होती रहेगी। क्योंकि अमोनियम क्लोराइड में ऊर्ध्वपातन का गुण है और इस गुण के कारण उसको गर्म करने पर वो धीरे धीरे गैस में बदल जाएगा, क्योंकि उसकी द्रव्य अवस्था नहीं आती है। फिर ये जैसे गैस यहाँ इकट्ठी होती जाएगी और यहाँ सफेद सफेद रंग का पदार्थ जमता जाएगा। फिर इस कीप को हटाते ही जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे सफेद सफेद रंग का पदार्थ जमा रहेगा और इस अपने चीनी मिट्टी की प्याली में सिर्फ नमक पड़ा रहेगा। यानी नमक और अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के लिए हम जिस विधि का उपयोग करते हैं उसका नाम है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन विधि। आप देखना परीक्षा में पूछा जाता है कई बार कि इसको सचित्र समझाओ, तो मैंने जो चित्र बनाया है बोर्ड पे देख लो। की पे चीनी मिट्टी की प्याली है, स्टैंड है, बर्नर है, इसमें नमक और अमोनियम क्लोराइड है, ऊपर रुई लगाई है और ये सारी चीजें जमा करके फिर लिखना कि इसको धीरे धीरे गर्म करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड में ऊर्ध्वपातन का गुण होता है, इस कारण से वो धीरे धीरे गर्म होकर के गैस में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब इसकी लिक्विड फॉर्म अपने सामने नहीं आएगी और वापस से जैसे ठंडा हो जाता है तो वापस से ठोस में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब इसकी द्रव्य अवस्था आती नहीं है ऊर्ध्वपातन पदार्थों की। ठीक है, उसके बाद में आगे है अपने पास में कि काली स्याही या नीली स्याही होती है, उसमें जो रंग होता है, रंग यानी डाई, उसको घटकों में कैसे पृथक करना, यानी रंग के घटक अलग करना है। इसमें तो देखो पानी अलग किया था, पहले वाले में तो स्याही में से पानी को हटाया था, तो उस विधि को तो हम बाष्पीकरण बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे काले रंग की स्याही में से अपने को जो स्याही है उसके जो डाई है उसके घटकों को अलग अलग करना है। तो उसके लिए जो विधि हम उपयोग में लेते हैं उस विधि का नाम है क्रोमेटोग्राफी। क्या नाम है? क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी ग्रीक भाषा में क्रोमो शब्द का अर्थ होता है रंग, तो रंग में से उसके घटकों को पृथक करने की विधि को बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। अब ये क्रियाकलाप करते हैं जो देखेंगे। ये मैंने एक छन्ना कागज लिया या फिल्टर पेपर बोल सकते हैं इसको, इसके ऊपर में एक स्याही का डब्बा लगाता हूं। क्या करना है? स्याही का डब्बा लगाना है। ये मैंने जैसे इसके ऊपर स्याही का डब्बा लगाया है, देखते रहना। अब ये एक गिलास ले लो या कोई भी पात्र ले सकते हो, उसके अंदर इससे पहले इसके ऊपर एक निशान कर देते हैं कि ये स्याही याद रखें। पेंसिल से करना। उसके बाद में आप देखना इसको पानी के अंदर ये स्याही का डब्बा टच नहीं है, ऐसे रख देते हैं। थोड़ी देर में आप देखोगे इस छन्ना पेपर में जैसे जैसे ये पानी सोखेगा और पानी ऊपर चढ़ने लगता है, वैसे वैसे ये स्याही भी फैलने लगेगी। स्याही फैलने लगती है तो उसमें जो रंग के घटक है वो भी धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हैं। अब उनके ऊपर बढ़ने का क्रम अलग अलग रहेगा। कारण क्या कि जल में रंग का जो घटक ज्यादा घुलनशील है वो तो पानी अपने साथ में सबसे ऊपर की ओर ले जाएगा, बाकी के जो घटक है जो कम घुलनशील है तो वो थोड़ी दूरी पे। इस प्रकार इस स्याही के भी भिन्न भिन्न कलर अपने को दिखाई देंगे और इस विधि का नाम है क्रोमेटोग्राफी।
ये देखिए आपके सामने है, पानी इसमें ऊपर चढ़ रहा है, धीरे धीरे ये स्याही फैलेगी। तो आपको आज जो ये विधियां बताई है पृथक्करण की, रंग वाले घटक को नीले अथवा काले रंग की स्याही से अलग करने के लिए वाष्पीकरण विधि है, दूध से क्रीम को पृथक करने के लिए अपकेंद्रण विधि है, दो अघुलनशील द्रव्यों के मिश्रण को पृथक करने के लिए निथारण विधि है, नमक व अमोनियम क्लोराइड को पृथक करने के लिए ऊर्ध्वपातन विधि है। और इसमें सिद्धांत ऊर्ध्वपातन का चलता है। धारणा ऊर्ध्वपातन की परिभाषा आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, वापस बोल देता हूं कि कुछ ठोसों में गर्म करने पर सीधे ही गैस में, और उस गैस को वापस अगर ठंडा किया जाए तो सीधे ही ठोस में बदल जाते हैं, मतलब उनकी द्रव्य अवस्था प्राप्त नहीं होती है। ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा पृथक करते हैं। ठीक है, आप देखिए स्याही जैसे जैसे ऊपर चढ़ रही है पानी ऊपर, वैसे वैसे इसके रंगों का अलग अलग तह आपके सामने आती रहेगी। तो इस विधि को बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। और इसमें आपको कभी पूछा जाए कि क्रोमेटोग्राफी का क्रोमा शब्द का क्या तात्पर्य है, तो ये ग्रीक भाषा में इसका अर्थ होता है, क्रोमा का अर्थ होता है रंग। क्या होता है? रंग। ये देखिए इसमें जो ज्यादा जल में घुलनशील रंग था वो तो पानी के साथ में ऊपर की ओर ज्यादा ऊंचाई तक जाता है, बाकी के जो कम घुलनशील है वो नीचे ही रहते हैं। इस प्रकार इस रंग के घटकों को पृथक करने की विधि को हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। ठीक है भैया बहनों, नमस्कार। आज इतना ही, इसके आगे की कक्षा में आगे का पढ़ेंगे।